फिर से लेकर आ चुके हैं। 100 जो है देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। 100 एकदम ज़बरदस्त प्रश्न देखेंगे। और ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं नर्सिंग के। तो आप लोग जो भी एएनएम के कैंडिडेट है, देखिएगा, आपके सिलेबस का अंदर का है, बहुत अच्छा लगेगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सुबह 7 बजे डेली डालता हूँ। और आपको चाहिए इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको जो है दे दूँगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ें आप लोग पढ़िएगा, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। एएनएम का ग्रुप है, प्रॉपर चल रहा है, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे और भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं डालते रहता हूँ पढ़ाई वाला। चलिए करता हूँ शुरू। कहता है नर्सिंग प्रक्रिया के 5 चरण कौन-कौन से हैं, यानी नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से कौन-सा नर्सिंग स्टेप्स का एक चरण है। 4 ऑप्शन रहेगा, 3 दे देगा, इधर-उधर का 1 दे देगा नर्सिंग चरण। या पूछ देगा कि इनमें से कौन-सा नर्सिंग स्टेप के अंदर नहीं आता है। तो 5 याद कीजिए। पहला असेसमेंट, दूसरा डायग्नोसिस, तीसरा प्लानिंग, चौथा इम्प्लीमेशन एंड 5वां इवैल्यूएशन होता है। मूल्यांकन, निदान, योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन। पहला होता है मूल्यांकन, मरीज के हिस्ट्री वगैरह लेना, मूल्यांकन होता है, असेसमेंट करना। निदान होता है जहाँ पे डायग्नोसिस तैयार किया जाता है कि मरीज को क्या क्या करना है। चौथा में प्लानिंग किया जाता है कि कैसे ट्रीटमेंट वगैरह देख रेख करना है। इम्प्लीमेशन होता है जहाँ पे जो भी प्लान बनाते हैं उसको शुरू कर देते हैं काम करना। और मूल्यांकन में होता है कि जो भी हम 4 स्टेप तक काम किए हैं उसको मूल्यांकन करते हैं, ठीक है ना, कि काम जो हम किए हैं इफ़ेक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है, या कितना % इफ़ेक्टिव हुआ है। और अगर लगे कि बिल्कुल यह इफ़ेक्टिव नहीं है तो यह पुनः फिर से मूल्यांकन से शुरू होता है, ठीक है। इसीलिए इसे चक्रीय प्रोसेस भी कहते हैं, साइकिल में चलते रहता है, ठीक है ना। अगर मूल्यांकन ठीक ढंग से रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर से शुरू कर देते हैं। एक सीपीआर में एक समान व्यस्क के लिए क्या प्राथमिक मात्रा होती है। देखिए, तो सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है। जब किसी को श्वसन बंद हो जाए, हार्ट बीट बंद हो जाए, पल्स बंद हो जाए, तो अगर कोई व्यक्ति अचानक से बेहोश हो जाए तो आपको सीपीआर करना चाहिए। सीपीआर 30 सीपीआर और 2 सांसें, यानी 30 कंप्रेशन और 2 सांसें होता है। आपसे पूछेगा कि सीपीआर में वेंटिलेशन और कंप्रेशन का आपसे पूछेगा कंप्रेशन और वेंटिलेशन में कितना रेशियो होता है। तो 30:2 होता है। हर एक 15 के बाद जो है एक सांस फूंका जाता है, ठीक है। डिप्थीरिया के लिए टीका कौन सा होता है, आपको पता है डीपीटी का टीका दिया जाता है, याद रखना है। आगे है यहाँ पे पोविडीन आयोडीन का मुख्य उपयोग क्या है। पोविडीन आयोडीन होता है, यह एक मलहम होता है। इसका इस्तेमाल होता है संक्रमण नियंत्रण के लिए, एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कट फट जाए, घाव वगैरह हो तो उस पर इस्तेमाल यह क्रीम का किया जाता है, पोविडीन आयोडीन, ठीक है। आगे है, आप लोग यहाँ पे चलिएगा आगे, तो आगे है रक्तचाप नापते समय समान वयस्क के लिए कैफ का आकार, ठीक है ना, आकार क्या होना चाहिए। यानी जब ब्लड प्रेशर लेते हैं तो जो कैफ लगा होता है, ठीक है ना, बीपी एपार्टस में, तो उसका हमें आकार पूछ रहा है। तो कफ की जो कैफ की चौड़ाई होती है ऊपरी बाँह की 40% और लंबाई 80% होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी रेशियो पूछ रहा है कि कैफ कितना होता है, तो बाँह का 40% होता है, ऊपरी बाँह के चौड़ाई का 40% और लंबाई 80% होता है, ठीक है। तभी हम उसमें आराम से लपेटते हैं, पता होना चाहिए। आगे है शॉक कितने प्रकार के होते हैं। शॉक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो शॉक जो होते हैं, देख लीजिए, हाइपोवॉल्मिक शॉक जो शरीर में तरल के कमी से लगता है। कार्डियोजेनिक शॉक जो हृदय से संबंधित समस्या होने के कारण लगता है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है। सेप्टिक शॉक होता है संक्रमण के कारण। एनाफाइलेटिक शॉक होता है एलर्जी के कारण, ठीक है ना। तो ये सब शॉक के कारण होते हैं। रोगी के पेशाब के लिए कैथेटर कब लगाया जाता है, तो मूत्राशय खाली करने में असमर्थ या सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान। तो कैथेटर कब लगाया जाता है मरीज को, तो कैथेटर हम लगाते हैं या तो मरीज खुद से यूरिन त्याग करने में उससे दिक्कत हो रहा हो, यूरिन पास नहीं हो रहा हो तब लगाते हैं, या फिर जब सर्जरी होने वाला होता है तो लगाते हैं, ठीक है। WHO के अनुसार सही हाथ धोने के कितने चरण हैं, तो WHO के अनुसार हाथ धोने के सही चरण, ये जो 7 दिया है गलत है, 7 टाइपिंग में मिस्टेक है, 7 नहीं होता है, ठीक है। ये आपका टोटल जो है, जो मैं बता दूं यहाँ पे क्लियर स्पष्ट रूप से। देखिए, ये जो WHO के अकॉर्डिंग जो हाथ धोने के जो चरण होता है, देखिए टोटल चरण होता है 12, 0 से लेकर 11 तक होता है, ठीक है ना। लेकिन 5 जो चरण होता है ना, 5 स्टेप जो होता है, वह नॉर्मली हर एक जो है हर एक प्रकार के हैंड वॉशिंग में होता है। बाकी के जो 7 चरण होते हैं वो स्पेसिफिक जो है फॉलो किए जाते हैं,
समझ गए ना। तो वही 7 चरण दिया है। अगर ऑप्शन में आपसे पूछे, अगर ऑप्शन में 7 वाला रहे, 7, 8, 9, ठीक है ना, इस प्रकार से ऑप्शन में रहे तो 7 मारिएगा। अगर 10, 11, 12, 14 ऐसे रहे, डिजिट में अगर 2 अंक वाला में रहे तो आप 12 पर टिक मारिएगा। समझ लीजिए ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और टोटल इसका समय की बात करेगा तो 20 से लेकर 30 सेकेंड। फिर अगर सिंगल टाइम दे तो 30 सेकेंड राइट होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग में एडवोकेट का क्या अर्थ होता है, यानी नर्सिंग में एडवोकेट का क्या अर्थ होता है। देखिए, एडवोकेट का मतलब होता है वकील। वकील का क्या काम होता है, कानूनी अधिकारों का रक्षा करना। उसका जो भी क्लाइंट आए तो उसके लिए लड़ता है, उसको में अंदर गलत भी रहता है लेकिन फिर भी उसके अधिकार के रक्षा के लिए वो आगे आता है, लड़ता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से नर्सिंग में एडवोकेट का मतलब होता है कि नर्स जो है मरीज के लिए एडवोकेट का काम करती है, उसके अधिकारों का रक्षा करती है, ठीक है ना। और उसको जो है उसके अधिकारों के बारे में बताती है मरीज को, ठीक है ना। शिशु में प्राथमिक टीकाकरण की शुरुआत कब होती है, तो शिशु में जो प्राथमिक टीकाकरण स्टार्ट हो जाता है जन्म के तुरंत बाद हो जाता है। जो जन्म के समय ये BCG, OPV और हेपेटाइटिस B का टीका लगता है। समझ गए। आगे है यहाँ पे, रोगी को बिस्तर पर पलटने के लिए नर्स को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यानी रोगी को जब हम बिस्तर पर पोजीशन बदलते हैं तो किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ध्यान में रखना चाहिए कि रोगी की रीढ़ की हड्डी और सहारे का ध्यान रखना चाहिए। यानी चूँकि मरीज जो होते हैं अगर वो बेड पर बहुत लंबे समय से है तो उनका स्पाइनल में समस्या हो सकता है। तो ध्यान रखें कि ज़्यादा जोर उनके स्पाइनल पर ना पड़े। तो रोगी के रीढ़ की हड्डियों को सहारा देकर जो है उसे इधर से उधर क्या करना चाहिए, करवट दिलाना चाहिए, पोजीशन बदलना चाहिए, ठीक है ना। डायबिटीज़ मेलिटस में प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, यानी डायबिटीज़ मेलिटस में जो जिसे हम लोग मधुमेह बोलते हैं उसमें प्रमुख लक्षण 3P होता है। 3P का मतलब होता है 3P मतलब P फॉर पॉलीयूरिया, P फॉर पॉलीडिप्सिया, P फॉर पॉलीफेजिया। यानी बहुत ज़्यादा मूत्र लगता है, बहुत ज़्यादा जो है प्यास लगता है और बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति यहाँ पे खाना भी खाता है, भूख बार बार लगता है। तो ये 3 लक्षण जो है व्यक्ति में होता है, याद रखिएगा। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, टीबी रोगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग देखभाल क्या है। अगर किसी को टीबी हो गया है तो महत्वपूर्ण देखभाल होगा नियमित दवा देना और पोषण का ख्याल रखना, क्योंकि मरीज बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है टीबी में और उसे पोषण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे, गर्भ अवस्था में गर्भवती महिला को किस प्रकार की पोषण चाहिए, यानी प्रेगनेंसी के टाइम में एक महिला को कैसा आहार भोजन देंगे, ठीक है। अधिक प्रोटीन वाला, आयरन वाला, कैल्शियम वाला, यानी जो मरीज को मजबूती प्रदान करे, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, ऐसा भोजन महिला को देना चाहिए, क्योंकि उस समय उसको अपना खुद तो चाहिए ही, साथ में बच्चे को भी देना रहता है, ध्यान रखना है। आईवी कैनुला लगाते समय आईवी कैनुला लगाने का सामान्य स्थान कहाँ होता है। तो आईवी कैनुला जो लगाते हैं फ्लूइड वगैरह देने के लिए, दवाई वगैरह देने के लिए, तो उसका सामान्य साइट, नॉर्मल साइट कौन सा होता है, हाथ के वेन, ठीक है, सिफेलिक वेन या डोर्सल वेन फ्लेक्सेस, ठीक है, डोर्सल वेन फ्लेक्सेस या सिफेलिक वेन, हाथ के वेन। नॉर्मली हाथ पर ही ये हम लोग लगाते हैं सामने वाला, ठीक है ना, पता होना चाहिए। नहीं मिलता है हाथ पर नस तब जाके इधर उधर सेट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हाथ में ही लगाते हैं। आगे है, पीपीएच का प्रमुख कारण क्या होता है। पीपीएच का प्रमुख कारण पोस्टपार्टम हेमरेज। पीपीएच का प्रमुख कारण होता है यूटेराइन एटोनी यूटेराइन, यानी एटोनिक गर्भाशय। एटोनिक गर्भाशय में क्या होता है कि गर्भाशय जो होता है ठीक ढंग से जो है वहाँ पे संकुचन नहीं हो पाता है, जिसके कारण दबाव नहीं लगता है और ब्लीडिंग होते रहता है। तो एटोनिक यूट्रस प्रमुख कारण होता है पीपीएच का। नर्सिंग में एसओएफ नोट्स का क्या अर्थ है। नर्सिंग में एसओएफ नोट का क्या अर्थ है, आपसे एग्जाम में ये पूछा गया था स्टाफ नर्स में अब की बार कि एसओएपी में ए का अर्थ क्या है। तो ए का अर्थ होता है असेसमेंट, एस का अर्थ होगा सब्जेक्टिव, ओ का अर्थ ऑब्जेक्टिव, ए का अर्थ असेसमेंट, पी का अर्थ प्लान। ए नर्सिंग में सॉप एक नोट्स होता है, एक रिकॉर्ड होता है, जिसमें सॉप का मतलब होता है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट, प्लान। इसमें से कोई भी आपके पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखिए। ऑक्सीजन की समान सांद्रता क्या होती है। तो ऑक्सीजन की समान सांद्रता क्या होती है, तो ऑक्सीजन की समान कॉन्सेंट्रेशन जो होता है लगभग 21% वायु में मौजूद होता है। हम लोग जो भी ऑक्सीजन लेते हैं ना तो उसमें 21% होता है। मलेरिया के लिए कौन सा कीटाणु जिम्मेदार होता है, यानी मलेरिया जो होता है किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है। आप लोग को पता है, हम कई बार बता चुके हैं।
हेमोडायलिसिस किस रोग में किया जाता है? तो हेमोडायलिसिस पता है आपको, हेमोडायलिसिस हो, पेरिटोनियल डायलिसिस हो, ये सब किडनी फेल्योर में होता है। लंबे समय से किडनी फेल होता है तो हेमोडायलिसिस सप्ताह में 2 या 3 करवाया जाता है, जैसा ज़रूरत हो। समझ गए? आगे है यहाँ पे नर्सिंग में बुखार को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो नर्सिंग में बुखार को नियंत्रण करना हो, ताप लीजिए, तरल पदार्थ पिलाइए, एंटीपायरेटिक दीजिए, ये सब नर्सिंग मैनेजमेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, तापमान को नॉर्मल बना के रखे, पंखा चलाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे तरल पेय पदार्थ दे पीने के लिए, समझ गए, और एंटीपायरेटिक दवाइयाँ दें। ओके। नियोनेंटल रिससिटेशन में पहला कदम क्या होता है? नियोनेंटल पुनर्जीवन में पहला कदम क्या होता है? तो पहला कदम होता है साफ एयरवे सुनिश्चित करना, यानी जो वायु मार्ग होता है उसको साफ करना, उसको क्लीन करना, ये पहला कदम होता है नियोनेंटल रिससिटेशन में। ठीक है, चलिए, HIV संक्रमित मरीज की देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यानी किसी को अगर HIV हो रखा है तो वैसे मरीज को देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है? तो वैसे मरीज को संक्रमण नियंत्रण और रोगी की सुरक्षा, क्योंकि इसमें होता यह है कि शरीर से ब्लड भी निकल गया, शरीर में अगर चुभ भी गया ब्लड पिन और वो कोई और मरीज को चुभ जाएगा तो उससे हो जाएगा। तो सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है, संक्रमण का नियंत्रण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है देखभाल में। ठीक है। नर्सिंग में इन्फॉर्म कंसेंट का क्या मतलब होता है? इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब क्या होता है? तो इन नर्सिंग में हम देख रेख करते हैं तो इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब होता है कि रोगी के सहमति के बिना कोई प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए। यानी रोगी को आप बताते हैं, सूचित करते हैं कि हम एक करने जा रहे हैं, अगर मरीज सहमत हो, अगर उसके सूचना में और वो सहमति दे तो जो है आप कर सकते हैं प्रक्रिया। अगर वो असहमति हो, असहज हो, तो फिर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो इन्फॉर्म कंसेंट में यही होता है कि उससे आप इन्फॉर्म करके उनसे सहमति लें उस प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे कहता है, देख लीजिए कि गहरी श्वास और तेजी से हृदय गति किस स्थिति का लक्षण होता है? यानी डीप श्वसन, गहरी श्वसन और तेज हृदय गति, यानी श्वसन काफ़ी गहरा चल रहा हो और हृदय गति काफ़ी तेज़ी में हो, तो ये किसका लक्षण होता है? तो ये होता है शॉक, आघात का लक्षण। जब मरीज को शॉक लगता है, चाहे वो किसी प्रकार के शॉक हो, तो श्वसन काफ़ी डीप हो जाता है, काफ़ी गहरा हो जाता है और हृदय गति काफ़ी तेज़ी से धड़कने लगता है। शॉक का ये प्रमुख लक्षण है। नर्सिंग के कौन से तत्व पेशेवर व्यवहार को दर्शाते हैं? आप लोग को मैं बताया हूँ कि नर्सिंग के कौन से तत्व एक कुशल व्यवहार, एक प्रोफेशनल बिहेवियर को दर्शाता है। तो प्रोफेशनल बिहेवियर कब होता है? जब आप किसी के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, सहानुभूति तरीके से, ईमानदारी तरीके से, जवाबदेही अपने देखते हैं, यही आपका प्रोफेशन होता है ना। तो यही नर्सिंग पेशेवर में एक पेशेवर व्यवहार का ये लक्षण होता है कि आप ईमानदार बने, सहानुभूति, जवाबदेही वाला हो और गुप्त रखे बातें को। यही जो है नर्सिंग में एक बेस्ट पेशेवर माना जाता है। ठीक है ना। आगे है, शिशु का अपगार स्कोर कब लिया जाता है? देखिए, तो शिशु का अपगार स्कोर जन्म के 1 से 5 मिनट के अंदर जो है लेना चाहिए। अपगार स्कोर क्या करता है? बच्चे के स्वास्थ्य का आकलन करता है, स्थितियों का आकलन करता है कि बच्चा किस कंडीशन में है। ठीक है, तो शिशु का अपगार स्कोर 1 से 5 मिनट के बाद जन्म के शुरू करना चाहिए। टाइफाइड बुखार का मुख्य संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड बुखार मुख्य रूप से साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टाइफाइड इनमें से किसके कारण होता है? वायरस, जीवाणु, ठीक है, कवक, पैरासाइट। तो आपको मानना पड़ेगा चूँकि यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जीवाणु वाला है टाइफाइड। ठीक है, जबकि डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरस वाला है। ठीक है, याद रखना है। आगे है, यहाँ पे चलते हैं हम लोग आगे। 29 नंबर है, आईवी ड्रिप की गति को नियंत्रण करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? आईवी ड्रिप जो होता है, हम उस गति को कम बेस करते हैं ना, फ्लो रेट कितना ज़्यादा कम बेस करते हैं, तो उसके नियंत्रण करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? जहाँ से हम लोग इन्फ्यूजन को कम या ज़्यादा करते हैं उसे इन्फ्यूजन पंप कहते हैं। इन्फ्यूजन पंप, जहाँ से आईवी ड्रिप की गति को हम लोग कम या ज़्यादा करते हैं। ठीक है ना, जब हम लोग को जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से बढ़ाते हैं। ठीक है ना। नर्सिंग में डेलीगेशन का क्या अर्थ होता है? एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी एमपी में, सॉरी स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था ना, तो ये डेलीगेशन वाला क्वेश्चन पूछा था। डेलीगेशन का अर्थ क्या होता है? तो कार्य को दूसरों को सौंपना। डेलीगेशन का मतलब होता है कि अपने कार्य को किसी दूसरे को सौंप देना। ठीक है ना। तो अगर नर्सिंग में कोई छुट्टी वगैरह पर जाता है तो डेलीगेट करके जाता है, अपने काम को दूसरे को देता है कि भाई तुम्हें देखना। ठीक है ना, यानी अपने काम को सौंपना दूसरे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, बुखार के दौरान नर्स को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? तो बुखार के दौरान तापमान, ठीक है, हाइड्रेशन
और आराम को सुनिश्चित करना चाहिए। समझ गए? श्वसन प्रणाली की प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी है? देखिए, श्वसन रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो प्रमुख बीमारियां हैं उसमें अस्थमा, उसमें निमोनिया, उसमें सीओपीडी और टीबी, ये सारे के सारे श्वसन प्रणाली का रोग है। ये सारे रोग में श्वसन से संबंधित जुड़ी हुई समस्या होता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानसिक रोगी की देखभाल में नर्स का क्या कर्तव्य है? एक मानसिक रोगी है और नर्स अगर देखभाल कर रही है तो क्या जिम्मेदारी नर्स की होनी चाहिए? रोगी को सुरक्षित रखना और सहानुभूति से व्यवहार करना। एक नर्स है और एक रोगी है और वह रोगी मेंटल हेल्थ का है, मेंटल रोगी है, तो नर्स को काफ़ी उसके साथ सहानुभूति दिखाना चाहिए, काफ़ी सॉफ्ट बिहेवियर अपनाना चाहिए, वरना वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल पैदा कर सकता है मरीज़, अगर उसके साथ आप उसी की तरह बात करेंगे तो। क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है, हो सकता है वो गाली दे दे आपको, हो सकता है वो कड़क आवाज़ में बोले, ठीक है ना? तो हल्ला गुल्ला करे, तो आपके साथ उसको एकदम सॉफ्ट बन के रहना है, सहानुभूति दिखाना है, व्यवहार में नरमता रखना है। और भले रोगी आपको नुकसान पहुँचाने का कोशिश करे, लेकिन आप जानते हैं कि मरीज़ ठीक कंडीशन में नहीं है, तो आप उसको सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। समझ गए? आगे देखिए, नर्सिंग में एसेप्टिक तकनीक का क्या मतलब होता है? नर्सिंग में एसेप्टिक तकनीक का क्या मतलब होता है? तो एसेप्टिक तकनीक का मतलब होता है संक्रमण को रोकने के लिए कीटाणु मुक्त प्रक्रिया। एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे हम संक्रमण को रोकने के लिए बिल्कुल साफ सुथरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? जैसे सर्जरी वगैरह होता है तो देखते होइएगा कि वहाँ पे पूरा डॉक्टर, जो भी आसपास सर्जरी के रहने वाला है, सब एकदम सारा चीज़ को ढक लिया रहता है, ताकि एक भी संक्रमण वाला चीज़ जो है बाहर ना प्रवेश करे, मरीज़ को टच ना हो, वरना सर्जरी के द्वारा अगर इन्फेक्शन फैलेगा तो मरीज़ के लिए काफ़ी घातक हो जाएगा। अब समझिए, एक खुला व्यक्ति बाहर से घूमकर हॉस्पिटल गया, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, और डायरेक्ट वो बगैर कपड़ा, बगैर गाउन, बगैर ग्लव्स, बगैर मास्क पहने सर्जरी करने लग जाएगा, तो वो तो पूरा बाहर से होकर आया है, पूरा बॉडी पर उसका जो है कीटाणु सूक्ष्मजीव हो सकता है और उसके द्वारा प्रवेश मरीज़ के अंदर कर जाएगा, जो काफ़ी घातक होगा। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए ज़रूरी है कि एसेप्टिक तकनीक में पूरा जो भी व्यवस्था होता है, जो बिल्कुल कीटाणु मुक्त होता है, उसका इस्तेमाल करें और वह संक्रमण से बचाता है। ठीक है ना? समान वयस्क के लिए समान हृदय गति कितना होता है? तो एक नॉर्मल वयस्क व्यक्ति के लिए हृदय गति 60 से 100 होता है। 100 से ज़्यादा हो जाए तो टेकीकार्डिया, 60 से कम हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया होता है। ठीक है? याद रखिए। आगे है, डायबिटिक पेशेंट के लिए कौन सी नर्सिंग देखभाल आवश्यक है? डायबिटिक पेशेंट कहने का मतलब है चीनी वाला जो मरीज़ है, जिसको डायबिटीज़ है, तो ऐसे मरीजों के लिए नर्सिंग देखभाल में क्या चीज़ें आवश्यक है? ठीक है ना? तो आवश्यक क्या चीज़ है? तो ग्लूकोज का मॉनिटरिंग करेंगे, आप देखेंगे कि मरीज़ को ग्लूकोज हमेशा मेजर करके कि कितना लेवल पर है। ठीक है ना? तो पहला ये होगा ग्लूकोज का मॉनिटरिंग। चूँकि डायबिटिक पेशेंट है तो इसके लिए आहार भी उसी प्रकार से होना चाहिए, तो उचित आहार का देखभाल। पैर की देखभाल क्यों? क्योंकि मरीज़ चलेगा, अगर चोट लग जाएगा, ब्लीडिंग आने लगेगा, घाव बन जाएगा, तो फिर काफ़ी ज़्यादा समस्या होता है डायबिटीज़ वाले मरीज़ को घाव छुड़ाना। तो और मरीज़ जब चलता है तो पैर में ज़्यादातर चोट लगने की संभावना होती है, तो पैरों की देखभाल ज़रूरी हो जाती है। समझ गए? डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। आगे है, आईवी कैनुला लगाने के बाद क्या करना चाहिए? तो आईवी कैनुला लगा दिए तो आपको साइट को बांध देना चाहिए और प्रवाह को जांचना चाहिए। इसीलिए जब हम कैनुला लगाते हैं तो उसमें हम फ्लश करके देखते हैं नॉर्मल सलाइन, ठीक है ना, कि अच्छा से लग तो गया है। अगर अच्छा से नहीं लगेगा तो वहाँ पे वेन पंक्चर हो जाता है और वेन पंक्चर हो जाएगा तो कठिनाई हो जाता है मरीज के लिए, इसलिए पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है? आगे है, नर्सिंग में रिससिटेशन का मतलब क्या होता है? तो नर्सिंग में जो अभी आप लोग देखे हैं चाइल्ड में नियोनेंटल रिससिटेशन, तो रेसिस्टेशन बेसिकली पुनर्जीवन को बताता है, यानी फिर से जीवन में वापस लौटाना, और इसे हम लोग जीवन रक्षक प्रक्रिया बोलते हैं। जीवन को रक्षा करने वाला प्रक्रिया ही रिससिटेशन कहलाता है। ठीक है? आगे है यहाँ पे, बुखार की स्थिति में कौन सी दवा दी जाती है? देखिए, तो बुखार की स्थिति में एंटीपायरेटिक दवा देते हैं। ठीक है ना? जो जैसे पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन, तो ये सब दवा दी जाती है। महिला रोगी में पीपीएच त्वरित प्रबंध क्या है? अभी कारण हम लोग जान गए कि पीपीएच सबसे सामान्य किन कारणों से होता है? एटोनिक यूट्रस, पढ़े हैं ना ऊपर। अब पूछ रहा है कि महिला रोगी में पीपीएच का अगर
प्रसव के बाद अगर ब्लीडिंग हो तेज़ी से, तो जल्दबाजी में जो प्रबंध करेंगे, त्वरित प्रबंध क्या करेंगे, तो यूट्रस का मसाज करें, जिससे यूट्रस जो है धीरे धीरे संकुचित हो और ब्लीडिंग में रुकावट पैदा करे, और दवा दे ऑक्सीटॉक्सिन, जो प्रसव के बाद ब्लीडिंग को रोकता है। ओके, आगे बढ़े। 41 है माय डियर, नर्सिंग में डॉक्यूमेंटेशन क्यों आवश्यक है। तो नर्सिंग में डॉक्यूमेंटेशन इसलिए आवश्यक है कि अगर आप देखभाल किए हैं तो उसका रिकॉर्ड रखना, और वह रिकॉर्ड कानूनी प्रमाण के लिए आपको फ्यूचर में कभी भी ज़रूरी दे सकता है। ऐसा तो होता नहीं है कि हर एक मरीज़ का डॉक्यूमेंटेशन जो होता है तो कानूनी रूप से ज़रूरी ही पड़ जाता है, लेकिन पता नहीं किस मरीज़ के साथ कब जो है क्या चीज़ ज़रूरी पड़ जाए, और वह कानूनी रूप से जो है एक महत्वपूर्ण डाटा होता है। तो इसलिए नर्सिंग में डॉक्यूमेंटेशन मरीज की देखभाल के रिकॉर्ड के साथ साथ कानूनी प्रमाण के लिए भी ज़रूरी होता है। छोटे बच्चे में कौन से टीके अनिवार्य होते हैं। तो जो बच्चा छोटा होता है 5 साल तक समझिए, तो उसके लिए अनिवार्य होता है BCG, OPV, DPT, हेपेटाइटिस, MMR, ठीक है ना, ये सब अनिवार्य टीका है। आगे है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में समानता लक्षण क्या होते हैं। मान के हमारे बॉडी या किसी के बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स अगर असंतुलन हो जाए, खनिज पदार्थों की असंतुलन हो जाए तो क्या होगा, तो कमजोरी आएगा, मरीज के अंदर कमजोरी छाने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, पल्स जो होता है, नाड़ी जो होता है एबनॉर्मल असमान हो जाएगा, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे ऐसे होने लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में खनिज तत्व सब मिले हुए रहते हैं, समझ गए ना, तो वो सब जो है आपके बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट है 44, स्वच्छता बनाए रखने के लिए कौन से कदम जरूरी है। तो स्वच्छता बनाए रखने के लिए हाथ धोइए, सफाई कीजिए, स्वच्छता बनाइए और PPE पहनिए, ठीक है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट होता है PPE के फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, समझ गए, जो पर्सनल स्वच्छता, पर्सनल सुरक्षा देता है। रोगी के लिए शारीरिक व्यायाम क्यों आवश्यक है। किसी भी रोगी के लिए उसको शारीरिक रूप से एक्सरसाइज क्यों जरूरी होता है। रक्त संचार सुधारना, जटिल समस्याओं से बचाव के लिए आपको जो है शारीरिक व्यायाम जरूरी होता है। नर्सिंग में ट्रियाग क्या है। नर्सिंग में ट्रियाग जो है प्राथमिकता के आधार पर रोगियों को वर्गीकृत करता है, और यह आपदा प्रबंधन में काफ़ी भूमिका निभाता है। जो ज़्यादा जितना ज़रूरी वाला होता है पहले उसको प्राथमिकता दिया जाता है, और ट्रियाग जो है वही पहले प्राथमिकता ही निर्धारित करता है कि पहले हमको किसको जीवन को बचाना है, किसको ज़रूरत है, ठीक है ना। डिप्थीरिया का प्रमुख लक्षण क्या है। डिप्थीरिया का प्रमुख लक्षण होता है गले में कठोर झिल्ली का जमाव होना, सफ़ेद सफ़ेद कलर का, और सांस लेने में कठिनाई होना, समझ गए। नर्सिंग में पेशेंट एजुकेशन का क्या महत्व है, रोगी एजुकेशन का क्या महत्व है। नर्सिंग में रोगी को स्वास्थ्य सुधार और देखभाल में सक्षम बनाना, तो हेल्थ एजुकेशन या पेशेंट एजुकेशन कहे। नर्सिंग में यही इसलिए महत्व है कि रोगी को अगर स्वास्थ्य सुधार करना है, देखभाल करना है, उसमें सक्षम बनाना है, तो मरीज को जो है क्या करते हैं हम लोग, स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं कि ये नहीं कीजिए, ये कीजिए, आपके लिए ये भोजन नहीं, ये भोजन ज़रूरी है, आपको एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करना है, चलना है। तो ये सब एक प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा ही होता है, एजुकेशन ही होता है, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रक्त के प्रकार कितने होते हैं। तो रक्त को बेसिकली 4 प्रकार होते हैं, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप AB और ग्रुप O, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन होता है, तो सबसे दुर्लभ जो बहुत कम व्यक्तियों में रेयर केस में मिलता है वो AB निगेटिव होता है। वो AB निगेटिव सबसे दुर्लभ होता है, और सबसे ज़्यादा कौन मिलता है, O पॉजिटिव मिलता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण का सही तापमान कितना होता है। तो जो भी स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण का जो फ्रीजिंग रखा जाता है एक अच्छा तापमान में, वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतना तापमान में जो है हम टीका को सही सलामत रख सकते हैं। आगे है फीवर का मतलब क्या है, अभी बताए हैं, शरीर का समान तापमान से अधिक होना। फीवर का मतलब होता है कि समान तापमान है उससे अधिक तापमान होना ही फीवर कहलाता है। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नर्सिंग में स्टरलाइजेशन क्या है। देखिए नर्सिंग में स्टरलाइजेशन जो है यह संक्रमण से बचाने का एक प्रक्रिया है, जहाँ पे दो टर्म होता है बचाने में, एक स्टेरिलाइजेशन होता है और एक होता है डिसइंफेक्ट। स्टेरिलाइजेशन जो होता है यहाँ पे जड़ सहित किसी भी सूक्ष्म जीवों को समाप्त कर देता है, स्पोर सहित यानी जड़ सहित। लेकिन डिसइंफेक्ट में क्या होता है, स्पोर समाप्त नहीं होता है, जड़ समाप्त नहीं होता है, और वह फिर से होने की संभावना होता है। लेकिन स्टेरिलाइजेशन का अगर उपयोग करते हैं कंप्लीट यह जो है साफ कर देता है जड़ सहित सूक्ष्म जीवों को, ठीक है।
हेमरेज को कैसे रोका जाता है? तो हेमरेज को रोका जाता है, देखिए स्टरलाइजेशन को कीटाणुनाशन बोलते हैं, विसंक्रमण भी बोलते हैं। हेमरोज को कैसे रोका जाता है? तो ब्लीडिंग हो, कहीं भी ब्लीडिंग हो, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि वहाँ पे कंप्रेशन करे, दबाव डाले और चिकित्सीय सहायता ले, यानी मरीज को डॉक्टर से दिखाना चाहिए। नर्सिंग में डेलीगेशन कब नहीं करनी चाहिए? अभी मैंने बताया डेलीगेशन का क्या अर्थ होता है, दूसरे को अपने कार्य को सौंप देना। तो नर्सिंग में डेलीगेशन कब नहीं करना चाहिए? जब कार्य उच्च जोखिम वाला हो या नर्स की जिम्मेदारी हो। तो डेलीगेशन आप दूसरों को काम अपना नहीं सौंप सकते हैं। कब? जब काम काफ़ी उच्च जोखिम वाला हो, तो आप दूसरे को सौंपेंगे तो कैसे करेगा, नहीं करेगा पता नहीं। तो आप दूसरे को मत सौंपें जब उच्च जोखिम वाला हो और ख़ासकर आपकी जिम्मेदारी हो, नर्स की जिम्मेदारी हो, तो वहाँ पे बनता है कि आप जो है डेलीगेशन उस समय नहीं करें, ठीक है? मीन्स दूसरे पर नहीं सौंपें। आगे है, नर्सिंग में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे प्राइमरी और महत्वपूर्ण चीज़ें होता है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हाथ धोना, हैंड वॉशिंग। उसके बाद तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन पहले आपका हाथ धोना सबसे प्राइमरी होता है। डायबिटीज़ मेलिटस में हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण क्या होते हैं? डायबिटीज़ मेलिटस में अगर किसी को डायबिटीज़ है, ठीक है ना, तो उसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट चला और ट्रीटमेंट चलने में बहुत ज़्यादा इंसुलिन आप दे देंगे तो अचानक से उसका ग्लूकोज लेवल काफ़ी कम जाएगा। तो जब हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल कम जाएगा, तो उसमें कौन सा लक्षण होगा? तो पसीना आने लगेगा मरीज को काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, चक्कर आने लगेगा, उलझन होने लगेगा मरीज को, कमजोरी होने लगेगा। तो ये सब हाइपोग्लाइसेमिया में, यानी बहुत ज़्यादा इंसुलिन अगर दे देते हैं मरीज को या ओवरडोज दवाई दे देते हैं डायबिटीज़ का, तो अचानक से उसका जो है ग्लूकोज लेवल कम जाएगा। और ग्लूकोज लेवल अगर अचानक से सामान्य से भी अगर कम हो जाएगा, जितना ज़रूरी है उससे भी अगर कम होने लगेगा, तो पसीना आना, चक्कर आना, उलझन होना, कमजोरी होना, ये सब लक्षण होने लगता है। महिला रोग नर्सिंग में गर्भ अवस्था के दौरान कौन से परीक्षण आवश्यक है? तो महिला रोग नर्सिंग में गर्भ अवस्था के दौरान कौन सा परीक्षण आवश्यक, यानी प्रेगनेंसी के टाइम में कौन सा टेस्ट जरूरी होता है? अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब 3 महत्वपूर्ण टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, समझ रहे हैं? आगे बढ़ता हूँ, आईवी कैनुला लगाने का सही कोण क्या है? तो आप सीधा समझिए, आईवी कैनुला जो हम लोग लगाते हैं उसमें सही जो है आईवी में इंजेक्शन हम सही डिग्री पर कितना पर देते हैं? तो वही है, लेकिन बेसिकली 15 से 30 डिग्री जो है आईवी कैनुला लगाने का सही कोण माना जाता है, ठीक है ना? नर्सिंग में इथिक्स का क्या महत्व है? देखिए, नर्सिंग में इथिक्स एक प्रकार से नैतिकता को बताता है, एक प्रकार से जिम्मेदारी को बताता है। तो इथिक्स एक पेशेवर आचार संहिता बनाए रखना, एक नैतिकता, आपका नैतिक क्या हो, मोरल क्या होता है, नैतिक क्या होता है? तो नर्स का एक नैतिक है कि वह मरीज को सुरक्षा करे, मरीज के साथ अच्छा व्यवहार करे, मरीज को एक ईमानदारी से देख रेख प्रदान करे। तो नर्सिंग में इथिक्स का महत्व होता है कि जो नियम है उसको बनाए रखे, देखभाल का जो प्रिंसिपल है उसको बनाए रखे, लापरवाही नहीं करे, समझ गए? रोगी को शारीरिक रूप से आराम देने के क्या उपाय हैं? तो रोगी को शारीरिक रूप से अगर आप आराम दिलाना चाहते हैं तो आप उसको सही पोजीशन दें जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस करे। तो एक पोजीशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दर्द का नियंत्रण करें, अगर मरीज दर्द में है, पेन में है, तो दर्द को कम करें अगर आप आराम दिलाना चाहते हैं तो। और शांत वातावरण दें ताकि मरीज आनंद से रह सके, बेचैनी ना हो उसके, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नर्सिंग में फ्लूइड बैलेंस का मतलब क्या होता है? फ्लूइड बैलेंस का मतलब होता है कि तरल को नियमित संतुलन बना के रखना, शरीर में तरल पदार्थों को संतुलन बनाए रखना। क्योंकि अक्सर देखते हैं बहुत ज़्यादा दस्त हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है ना, या कोई अन्य समस्या हो जाए तो शरीर में तरल की कमी हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग बाहर से आईवी कैनुला के द्वारा तरल पदार्थ देते हैं जिससे संतुलन बना रहता है। नर्सिंग में वाइटल साइन में कौन कौन से होते हैं? तो नर्सिंग में वाइटल साइन जो होता है, तापमान, टेम्परेचर, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, नाड़ी, पल्स रेट और श्वसन दर यानी रिस्पायरेशन रेट, ये 4 महत्वपूर्ण वाइटल जैविक साइन है जो मरीज को स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा बुखार हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर को बताएगा, नाड़ी दर बढ़ जाएगा ये भी समस्या को बताएगा, श्वसन दर बढ़ जाएगा ये भी समस्या को बताएगा। तो ये सब व्यक्ति के सिचुएशन को बताता है कि व्यक्ति हेल्दी है या अनहेल्दी है, ठीक है ना? नर्सिंग में पेशेंट एडवोकेसी का क्या अर्थ है? तो नर्सिंग में पेशेंट एडवोकेसी का अर्थ होता है रोगी के हितों की रक्षा करना, समझ गए? वहाँ पे नर्सिंग एडवोकेट का मतलब है
कि नर्सिंग के मरीजों के अधिकारों के लिए रक्षा करना, खड़े रहना। और पेशेंट एडवोकेसी का मतलब होता है कि रोगी के जो भी हित है, अधिकार है, उसको रक्षा करना। बाल रोग में डिहाइड्रेशन के लक्षण क्या है, यानी बच्चे में डिहाइड्रेशन हो जाए तो क्या लक्षण होगा? तो त्वचा सूखी सूखी बेजान सा हो जाएगा, क्योंकि पानी का कमी होगा तो त्वचा सूखी सूखी होगा ही। उसके बाद मूत्र कम आएगा बच्चा सुस्त पड़ा रहेगा। समझ गए ना? तो ये बाल रोग में डिहाइड्रेशन का लक्षण होता है। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। आगे है नर्सिंग में इन्फॉर्म कंसेंट कैसे लिया जाता है। ऊपर में हम लोग इन्फॉर्म कंसेंट का जो है आपको मीनिंग बता दिए हैं कि क्या मतलब होता है। अब हम इन्फॉर्म कंसेंट कैसे जो है लेंगे, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आप जो है इन्फॉर्म कंसेंट कैसे लेंगे, रोगी को पूरी जानकारी देना और सहमति पत्र प्राप्त करना। तो इन्फॉर्म कंसेंट लेने के लिए आपको जो भी आप प्रोसीजर आप मरीज के करने जा रहे हैं, जैसे कैनुला लगाने जा रहे हैं, सर्जरी करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, आप मरीज को बता दें, मरीज सहमति हो जाएगा तो आप उससे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लें, देन आप प्रोसेस को शुरू करेंगे। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। नर्सिंग में स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या होता है? नर्सिंग में स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या होता है? सभी रोगियों के लिए संक्रमण रोकथाम के नियम। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का मतलब होता है रोकथाम, एक अच्छे मानक का रोकथाम जो सबके लिए ज़रूरी हो। तो नर्सिंग में स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का मतलब होता है कि सभी रोगियों के लिए एक संक्रमण रोकथाम के लिए अच्छे मानक होना। समझ गए? नर्सिंग में प्रेशर शोर कैसे रोकते हैं? तो प्रेशर शोर रोकने के लिए आप जो है नियमित पोजीशन बदले, मरीज को 1 से 2 घंटा में पोजीशन बदलते रहे और सही बेडिंग यानी सही जो है मरीज के अनुसार उसको बेड बिस्तर प्रदान करें। बेस्ट सिलवट रहित होना चाहिए जिससे घर्षण नहीं लगेगा। समझ गए? नर्सिंग में न्यूट्रिशन का क्या महत्व है? तो भाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में न्यूट्रिशन का काफ़ी महत्व है। मरीज अगर कब्ज वाला है और उसको और ज़्यादा ऐसा भोजन आहार देंगे कि उसको और ज़्यादा कब्ज करेगा तो समस्या है। बुखार वाला है उसको उसी प्रकार से आहार देते हैं, ठीक है ना? पेट के समस्या वाले हैं उसको उसी प्रकार से आहार देते हैं। तो न्यूट्रिशन का एक अपना अलग ही महत्व है बीमारी में रोगियों के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य को बनाए रखना, रोगों से लड़ने के लिए एक अच्छे न्यूट्रिशन का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे नर्सिंग में पेशेंट कॉन्फिडेंशियली क्यों ज़रूरी है? तो नर्सिंग में पेशेंट कॉन्फिडेंशियली यानी मरीज का जो कॉन्फिडेंशियल होता है, गुप्त चीज़ें होता है, वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? गोपनीयता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोगी की गोपनीयता बनाए रखना है। रोगी से संबंधित जो भी सूचना है उसको सीक्रेट होना चाहिए, गोपनीय होनी चाहिए। उसको किसी के साथ आप जिसको नहीं जानते उसके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है वो कोई गलत मानसा के साथ, गलत अप्रोच के साथ आया हो और वो आपसे पूरा पूछ ले था पता मरीज का और जो है वो मरीज के साथ गलत करने आया हो। समझ रहे हैं ना? इसलिए बगैर जाने पहचाने मरीज का जो भी इन्फॉर्मेशन है किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आगे है हैंड हाइजीन के कौन कौन से तरीके हैं? मतलब हाथ के स्वच्छता का कौन कौन से तरीका है? तो साबुन से धोना, एल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र, तो ये सब है। एक तो है साबुन से हाथ धोइए, दूसरा है कि भाई सैनिटाइज़र से जो कि एल्कोहल वाला होता है उससे आप हैंड को क्या करें, वॉश कर लें। नर्सिंग में पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या शामिल होता है? पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट मतलब बाद, ऑपरेटिव मतलब चल रहा हो और केयर मतलब देखभाल, यानी बाद का देखभाल। बाद का देखभाल मतलब सर्जरी के बाद का हो या किसी भी प्रोसीजर के बाद का देखभाल। तो दर्द प्रबंधन, संक्रमण का रोकथाम, घाव की देखभाल। अगर किसी मरीज का सर्जरी हुआ है, सर्जरी के बाद आप देखभाल करते हैं तो उसमें दर्द का प्रबंधन, संक्रमण का रोकथाम, घाव का देखभाल, ये सब जरूरी होता है। नर्सिंग में मेंटल हेल्थ की देखभाल में कौन सी बातें ध्यान में रखें? नर्सिंग में आप मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी रखना है? तो धैर्य रखें, सम्मान करें मरीज का और मरीज से सही तरीके से बात करें। फालतू का बात करेंगे, गुस्से के साथ बात करेंगे, मारा पीटी हो जाएगा दोनों में। ठीक है, क्योंकि वो तो भाई मेंटल हेल्थ है, मेंटल इशू के साथ है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा है। आप उसको कस के बोलिएगा वो भी पहले से मुंड में चढ़ा हुआ रहेगा ही, मारा पीटी कर लेगा। तो इन सब बातों को अच्छे से बात करें, सम्मान करें मरीज को, भले मरीज आपको गाली दे दे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देख रेख करने वाले हैं, आप नर्स हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहा है, इसलिए आप उसे सम्मान करें, धैर्य बना के रखें। ठीक है, नर्सिंग में कैथेटर केयर के लिए क्या आवश्यक है? यानी मरीज को कैथेटर लगा है तो कैथेटर का भी देखभाल जरूरी है। क्यों आवश्यक है? तो कैथेटर लगा है, साफ सफाई और संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है कैथेटर का देखभाल। नर्सिंग में पेन असेसमेंट कैसे की जाती है? तो नर्सिंग में पेन असेसमेंट जो है वो आपका VAS स्केल होता है या फेस के जो है असेसमेंट करके, तो अलग अलग जो है स्केल होता है जिसके ज़रिए हम पेन का असेसमेंट करते हैं।
नर्सिंग में फैमिली प्लानिंग के प्रमुख तरीके क्या है? तो नर्सिंग में फैमिली प्लानिंग के प्रमुख बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें कंडोम आता है, आईयूडी आता है, ओसीपी आता है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जिसे बोलते हैं, नसबंदी होता है, समझ गए? तो ये सब फैमिली प्लानिंग का मेथड है। फैमिली प्लानिंग दो तरह से, टेम्पोररी और परमानेंट। परमानेंट में तो भाई महिला हो या पुरुष हो, सर्जरी होता है। टेम्पोररी में बहुत सारे दवाई है, कंडोम है, ठीक है ना, इंट्रायूटेरिन डिवाइस है, ये सब है। नर्सिंग में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या सावधानी रखें? नर्सिंग में अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो क्या सावधानी रखेंगे? तो सही रक्त का प्रकार, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आप सावधानी रखेंगे कि मरीज का जो ब्लड है क्रॉस जांच होना चाहिए, क्रॉस मैच, ताकि पता चले कि जो मरीज का ग्रुप है वही ग्रुप हम उसे दे रहे हैं, ठीक है ना। संक्रमण नियंत्रण का उपाय उस समय काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, और प्रतिक्रिया रिएक्शन पर नज़र रखें। अगर रिएक्शन हो तो तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन बंद कर दे, समझ गए, और डॉक्टर को सूचित करें। नर्सिंग में डॉक्यूमेंटेशन के मुख्य भाग क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन के अर्थ समझ गए। अब पूछ रहा है मुख्य भाग क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन का? तो डॉक्यूमेंटेशन का मुख्य भाग होता है डेट, समय, घटना का विवरण और हस्ताक्षर। डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप डेट और समय सही नहीं देंगे तो कानूनी रूप से ये भी एक आपका कमियां माना जाएगा कि आप समय सही नहीं लिखे हैं, डेट सही नहीं लिखे हैं, हो सकता है आप इसमें गड़बड़ कुछ किए होंगे। तो डेट, समय, घटना का विवरण, हस्ताक्षर, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं डॉक्यूमेंटेशन का, समझ गए। आगे है, नर्सिंग में पेशेंट एजुकेशन के मुख्य विषय क्या हो सकते हैं? तो पेशेंट एजुकेशन का मुख्य विषय, पेशेंट एजुकेशन तो समझ गए, अब उसका मुख्य विषय पूछ रहा है कि उसका मुख्य विषय क्या हो सकता है। तो पेशेंट को जब हम एजुकेशन देते हैं तो क्या बताते हैं? दवा का सेवन कैसे करना है, पोषण कैसे लेना है, ठीक है ना, स्वच्छता को कैसे बना के रखना है, रोग के बारे में कैसे मैनेज करना है, प्रबंध करना है। तो मरीज को इन सब चीज़ों के बारे में हम बताते हैं, ये सब विषय होता है। नर्सिंग में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है? सब लोग जानते हैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक टीकाकरण सारणी होता है, जो टीकों को समयबद्ध कार्यक्रम दर्शाया जाता है कि किस समय किस एज में कौन सा टीका लगेगा, किस रूट से लगेगा, कितना डोज होगा, ये सब सारणी में बताया जाता है, समझ रहे हैं। हेल्थ प्रमोशन का क्या महत्व है नर्सिंग में? तो हेल्थ प्रमोशन बता चुके हैं, स्वास्थ्य संवर्धन, कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, रोगों को रोकथाम करना, यही जो है आपका हेल्थ प्रमोशन होता है, समझ रहे बात को। आगे है नर्सिंग में रिस्पायरेटरी रेट की समान सीमा क्या है? तो 12 से 20 नॉर्मल माना जाता है, 10 से कम हो जाए तो आपका वह समस्या होता है, ब्रेडीपेनिया आता है, 24 से ज़्यादा हो जाए तो टेकीपेनिया होता है। तो ये आपका रिस्पायरेटरी रेट का नॉर्मल रेंज है, ठीक है। ऐसे तो 16 से लेकर 18 नॉर्मल होता है बीच में। नर्सिंग में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लक्षण हैं। तो नर्सिंग में इलेक्ट्रोलाइट जान गए कि क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के होने के क्या लक्षण होते हैं अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो जब इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होता है तो आपके बॉडी में मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है, कमजोरी होने लगता है, चक्कर आने लगता है, पसीना आने लगता है। तो ये सब पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम, सोडियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट में आता है, ठीक है, और इन सब के कमियों के लक्षण होते हैं। आगे है, नर्सिंग में शॉक मैनेजमेंट का प्रमुख चरण क्या है? तो नर्सिंग में जो आघात लगता है, शॉक लगता है, उसको अगर प्रबंध करना हो तो उसको हम किन किन चरणों से करते हैं? सबसे पहले एबीसी का मैनेज करते हैं, देखते हैं एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये सब चीज़ों को देखते हैं कि श्वसन सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, ब्रीदिंग, श्वास ले रहा है कि नहीं मरीज, सर्कुलेशन ठीक है ब्लड का कि नहीं है। उसके बाद ये देखने के बाद हम तरल पदार्थ देते हैं, कारण का उपचार करते हैं जिन भी कारण से शॉक लगा हो। नर्सिंग में वाउंड केयर के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? नर्सिंग में हम घाव की देखभाल करते हैं, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं, वो क्या है? साफ सफाई, ड्रेनेज और संक्रमण से बचाव। तो वाउंड केयर का महत्वपूर्ण बिंदु है कि भाई घाव को साफ सफा बना के रखें, ड्रेनेज का इस्तेमाल करें ब्लडिंग वगैरह निकालने के लिए, और संक्रमण से रोकथाम बचाव करें, ये अच्छा बिंदु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है नर्सिंग में न्यूट्रिशन असेसमेंट कैसे करें, यानी पोषक का आकलन कैसे करें, पोषण का आकलन। वजन, ऊंचाई, आहार इतिहास लेना, यानी आप न्यूट्रिशन का असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं कि किसको किस एज ग्रुप में किस प्रकार के आहार किसको चाहिए देना है। तो आप वजन मापते हैं, ऊंचाई लेते हैं, आहार का इतिहास देखते हैं कि मरीज को किस प्रकार के जो है आहार जो है सूट कर रहा है। तो वजन, ऊंचाई, आहार का इतिहास, ये सब देखकर हम न्यूट्रिशन का असेसमेंट आकलन करते हैं। नर्सिंग में पेशेंट सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए? नर्सिंग में यानी पेशेंट सेफ्टी कहा जाए तो सुरक्षा, मरीजों की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? तो फिसलन रहित फर्श बनाएंगे,
अब देखते हुइएगा हॉस्पिटल में बहुत चिकना चिकना फर्श होता है, अब मान गए उस पर पानी हिल गया, मरीज उस पर चल रहा है, पैर फिसल गया, गिर जाएगा, तो गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा या क्या फ्रैक्चर हो जाएगा, कौन जानता है। तो फिसलन रहित बनाएं ताकि मरीज को उस पर चलने में आसानी हो। सही उपकरण का इस्तेमाल करें, मरीज को उससे चोट न पहुँचे। जागरूकता अवेयरनेस फैलाएं, ठीक है ना। नर्सिंग में कम्युनिकेशन स्किल क्यों ज़रूरी है, अभी मैंने बताया। तो नर्सिंग में केवल स्किल इसलिए ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल, ताकि आप एम्प्लॉय में, डॉक्टर, नर्स, अदर एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छे ढंग से बातचीत पहुँचाया जा सके। दूसरा चीज़ें, मरीजों को बात को समझने के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, टीम वर्क के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। नर्सिंग में हेल्थ एजुकेशन के कौन कौन से तरीके हैं, तो हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा देने के जो तरीके हैं, एक तो काउंसलिंग के ज़रिए आप दे सकते हैं, दूसरा समूह चर्चा कर सकते हैं ग्रुप में, ठीक है, पैनल निर्माण करके, तीसरा पोस्टर के ज़रिए, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। डिजिटल में ऑडियो विजुअल एड्स आता है, AV एड्स, उसके ज़रिए हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके मेथड है देने का, ठीक है। आगे है नर्सिंग में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए PPE का सही उपयोग कैसे करें, जो पर्सनल आपका इक्विपमेंट होता है, ठीक है ना। तो PPE किट का सही इस्तेमाल हम कैसे करें इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, तो पहनना, हटाना और नष्ट करना सावधानी से। जो PPE किट होता है अच्छे से पहनना, फिर काम हो जाए तो उसको हटाना और फिर उसको अच्छे से नष्ट करना, क्योंकि आप जो पहने हैं वो संक्रमित हो चुका है, तो उसको अच्छे से निपटाना भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होता है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। नर्सिंग में फिजिकल एग्जामिनेशन के क्या क्या चरण हैं, देखिए मुख्यतः 4 चरण होते हैं: निरीक्षण, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन एंड श्रवण ऑस्कुलेशन, ठीक है। तो एक मुख्यतः 4 जो है आपके फिजिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन एंड ऑस्कुलेशन, ये 4 जो है महत्वपूर्ण फिजिकल एग्जामिनेशन का चरण है। आगे है नर्सिंग में मेडिकेशन एरर को कैसे रोका जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था स्टाफ नर्स में कि मेडिकेशन एरर्स को कैसे हम रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो सही जांच, ध्यान और डबल चेकिंग। मेडिकेशन एरर मतलब जो दवाई देते हैं मरीज को उसमें कोई गलती ना हो, त्रुटि ना हो, इसको रोकने के लिए हम सही से जांच करते हैं कि जो मरीज को दे रहे हैं वास्तव में उसी का पुर्जा है, उसी का सब चीज़ है, जांच कर लेते हैं। ध्यान से हम जो है दवाई को देते हैं, इधर उधर देंगे, हो सकता है दूसरे मरीज का दवाई दे देंगे, तो इन ध्यान रखते हैं। डबल चेक करते हैं, डबल से हम चेक करते हैं कि हाँ ये चीज़ें उन्हीं का है। आगे है नर्सिंग में पेशेंट राइट्स क्या है। पेशेंट राइट्स का मतलब होता है मरीज का अपना अधिकार, मरीज के सम्मान, मरीज की गोपनीयता, मरीज के जानकारी, ये सब मरीज का अधिकार है कि किसी भी हॉस्पिटल में मरीज दिखाने जाए तो उसके सामान की, उसके गोपनीयता की, उसके जानकारी को सीक्रेट रखा जाए, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाए, ये सब उसका आधार है। अच्छे ट्रीटमेंट की भी आधार है उसके पास कि उसको अच्छे देखरेख मिले। नर्सिंग में स्ट्रेस मैनेजमेंट के उपाय क्या है, तो नर्सिंग में स्ट्रेस के मैनेजमेंट के उपाय है कि व्यायाम करें, ध्यान करें, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें सोने का, ज़्यादा से ज़्यादा सोएं, नींद लें, व्यायाम करें और डाइवर्जन थेरेपी यानी मन को दूसरे तरफ ले जाएं, ठीक है ना। नर्सिंग में पोस्टपार्टम केयर के महत्वपूर्ण पहलू क्या है। पोस्टपार्टम केयर का मतलब होता है कि बाद का देखभाल, ठीक है ना। तो रक्तस्राव निगरानी, स्तनपान सहायता, संक्रमण की रोकथाम। तो पोस्टपार्टम केयर का मतलब होता है प्रसव के बाद होने वाला देखभाल के महत्वपूर्ण पहलू है रक्तस्राव को निगरानी करे, स्तनपान में सहायता करे, संक्रमण की रोकथाम करे, इस सब के सब लेवल की बातें हैं। नर्सिंग में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के समान लक्षण क्या है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पे कि श्वसन से जुड़ी हुई समस्या। तो श्वसन से जुड़ी हुई समस्या का लक्षण क्या होता है, खांसी होना, समझ रहे हैं, खांसी होना, सांस लेने में कठिनाई होना, दम फूलना, थकान होना, ये सब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के समान लक्षण है जो सब प्रकार के रेस्पिरेटरी डिजीज में दिखता है। 96 है नर्सिंग में पीडियाट्रिक केयर में विशेष ध्यान किस बात पर देना चाहिए। तो नर्सिंग में जब पीडियाट्रिक केयर बच्चों की देखभाल करते हैं तो विशेष ध्यान उसके विकास पर, उसके विकासात्मक आवश्यकता और पोषण पर देते हैं। चूँकि बच्चा में बहुत ज़्यादा विकास का समय होता है, वृद्धि का, तो उसको पोषण भी उसी प्रकार से अच्छे से चाहिए। तो पोषण और विकास के चीज़ों पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी होता है। नर्सिंग में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के समान प्रकार क्या है। तो नर्सिंग में मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई जो समस्या है उसके जो प्रकार है, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। सबसे खतरनाक स्किज़ोफ्रेनिया, फिर बाइपोलर डिसऑर्डर, फिर डिप्रेशन, ये सब मेंटल हेल्थ इशू है, ठीक है ना।
98 है यहाँ पे नर्सिंग में इन्फॉर्म कंसेंट लेने के लिए क्या ज़रूरी है। नर्सिंग में हम अगर इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं, मरीज से सहमति लेते हैं, तो क्या ज़रूरी है। पूरी जानकारी और रोगी की स्वैच्छिक सहमति। अगर आप चाहते हैं मरीज से हम सहमति ले तो आप उसे पूरी जानकारी दें प्रोसीजर के बारे में, और फिर रोगी को मन होगा तो स्वैच्छिक वो अपने स्वेच्छा से सहमति देगा, नहीं मन होगा नहीं देगा, ज़बरदस्ती नहीं करने का। नर्सिंग में पेशेंट डिस्चार्ज प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। तो नर्सिंग में पेशेंट डिस्चार्ज प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। रोगी की देखभाल को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए आप डिस्चार्ज प्लानिंग बनाते हैं ताकि फ्लो अप के लिए मरीज निरंतर आता रहे। 100वां क्वेश्चन है, आज का आखिरी है, नर्सिंग में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नर्सिंग के क्षेत्र में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य है कि समुदाय में स्वास्थ्य सुधार हो और रोगों की रोकथाम हो, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े, यही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का उद्देश्य है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको 100 अच्छे क्वेश्चन, बहुत सारे जानकारी आपको मिले होंगे। उम्मीद करता हूँ कंटिन्यू आप बने रहेंगे, ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।